चलिए भाई हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में हम अब उल्टा होएगा बेटा। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी बेटा है, इसके लेफ्ट की बात करें, कोई भी लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज और राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर ये उल्टा हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज और राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होगा ये समझते हैं। दो तरह के आपके इसमें प्रॉब्लम आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। एक तो आता है लीनियर और एक आता है आपका सर्कुलर। तो सबसे पहले मैं लीनियर अरेंजमेंट की बात करूँ, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। यदि वो कुछ भी नहीं बोले तो हमें हमेशा ऐसा मानना है कि वो सामने की तरफ देखना है, ठीक है ना। आप तो उसी हिसाब से चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। अब लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा ये समझिए। जैसा हमारा पहला प्रॉब्लम, Q is immediately right of T. Q is immediately right of T. Second point, S is exactly between P and T. Q is exactly between P and R. अब देखो इसने क्या बोला है, अब यहां से इसको समझते हैं अपन। Q is immediately right of T. राइट का मैंने क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आपका ये है, Q is immediately right of T, एंटी क्लॉकवाइज। तो Q is immediately right of T, राइट ऑफ T। ये राइट ऑफ T आ गया भाई Q। ये समझ में आया। T के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझते हैं एंटी क्लॉकवाइज का मतलब। तो T के राइट में Q आ गया। ये सबको क्लियर है। देखो यहाँ है, यहां से आपका ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो T के राइट में Q आ गया। ये सबको समझ में आ गया बेटा, सबको क्लियर है। T के राइट में Q आ गया। राइट मतलब वापस से बोल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर उल्टा है, डायरेक्शन सेंस वाला नहीं आएगा यहाँ पर। T के राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सब बोल तो रहा हूँ बेटा, समझ तो सही। T के राइट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। ये तुम यहाँ बैठे हो, मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ, तो आपके हाथ को एंटी क्लॉकवाइज लेकर घुमा के जाओ, किधर की तरफ जाएगा, आपके राइट की तरफ जाएगा, आपके राइट हैंड की तरफ जाएगा। आप ये मान लीजिए आप सामने देख रहे हैं, यदि किसी को दिक्कत आ रही तो आप सामने देख रहे हैं, तो आपका राइट कौन सा है, इधर वाला है, राइट है, तो इसलिए यहाँ पर क्यों आ गया। अब अगली लाइन में क्या बोल रहा है, S is exactly between P and T। S is exactly, तो S यहाँ पर आएगा बेटा, P and T। Q is exactly between T and R। ये लो, ये सब बन गया। Q is exactly between T and R। क्लियर हो गया पूरा, पूरा क्लियर हो गया। अब वो हमसे पूछ रहा है who is exactly in between, middle of the line। मिडिल ऑफ द लाइन में कौन है, T है, तो आंसर T हो गया। मिडिल ऑफ द लाइन T, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या ये क्लियर है, वापस से समझा रहा हूं बेटा। यदि वो आपको राइट बोले तो आप तो ये मान के चलो, सपोज आप लेफ्ट है ना, एंटी क्लॉकवाइज की, वैसे तो सबसे बढ़िया एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ही होता है, तो आप तो ये समझो अपने आप को सामने की तरफ मानो, और आपका राइट, तो आपका राइट हैंड की तरफ देखो, राइट हैंड की तरफ मतलब इधर की तरफ, मैं सामने की तरफ देख रहा हूँ सपोज, ये T सामने की तरफ देख रहा है, और T का राइट, तो राइट ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा।
यदि आप सामने की तरफ देख रहे हो, टी सामने की तरफ देख रहा है, तो टी का राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ये तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर राइट होगा तो क्यू इधर राइट में होगा, बाकी ये हो जाएगा। क्लियर है? आप क्लियर है? बस सारे कंसेप्ट में यही चलेगा बेटा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, और लेते हैं कुछ प्रॉब्लम और लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, S T U V W X and Y are sitting along a wall, facing north direction. Second, U is on the immediate right of V. Third, T is an extreme end. T is at an extreme end. And W as his neighbor. Y is between W and X. V is sitting third from the other end. चलिए अब इसको बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं। S T U V W X and Y are sitting along the road. देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन इधर की तरफ, ये नॉर्थ डायरेक्शन इधर की तरफ देख रहे हैं। U is immediate right of V. मैंने राइट का मतलब क्या बोला था? एंटी क्लॉकवाइज। तो U is immediate right of V. इसमें कोई दिक्कत है किसी को? पहले वाले में U is immediate right of V. T is an extreme end and W as his neighbor. T is an extreme end. अब extreme end का पता नहीं है तो मैं मान लेता हूँ, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ यहाँ पर, and W as his neighbor. 1 सेकंड के लिए एक तो मानना पड़ेगा आपको। T is an extreme end, एक मान लीजिए, बाद में करेक्ट कर लेंगे अपन। T is an extreme end and W as his neighbor. Y is between W and X. Y is between W and X. V is sitting third from the other end. Very good. देखो बिल्कुल सही आया। V is sitting third from the first, second, third. तो अब कौन बचा भाई? कौन बचा भाई? कितने जने? 1 2 3 4 5 6 7 और 6 आ गए, तो S बचा। तो देखो V आपका थर्ड पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और आगे नहीं आ रहा, थर्ड V is sitting from the third end. क्या ये समझ में आ गया पूरा जो मैंने बनाया? किसी को दिक्कत है? दोबारा बनाऊं बेटा? किसी को रिपीट करवाना है? देख लो बेटा, किसी को रिपीट करवाना है तो देख लो। मैंने जैसा बोलता जा रहा हूं वैसा बनाता जा रहा हूं। और V थर्ड एंड पे, यदि आपको ऐसे भी नहीं बनाना है तो एक चीज समझिए, यदि इसमें कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा बनाता हूँ। उसने बोला U is on the immediate left of V, तो ये U है, तो ये V है, और ये थर्ड है, तो यहाँ पर एक ही जना है बस। लास्ट वाली लाइन पढ़ लो आप। V is sitting third from the other end, तो एक एंड से ये थर्ड पे है सपोज। अब ये बोल रहा है T is an extreme end, T एक एक्सट्रीम एंड पर है, and W as his neighbor, तो यहाँ तो आ नहीं सकता यदि ये इधर थर्ड पे है तो W as his neighbor, क्योंकि ये तो इसका नेबर U हो जाएगा।
Y is between W and X. Y is between W and X. V is sitting third from them. तो यहाँ पर बचा X. अब क्लियर है? क्लियर है? अब मैं कुछ प्रॉब्लम इसमें से पूछूंगा वो समझना. इसने पूछा हुआ है पहला प्रॉब्लम, हु इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स. लेफ्ट ऑफ एक्स में कौन बैठा हुआ है? एक्स के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? वाई. वेरी गुड. लेफ्ट ऑफ एक्स वाई. ये रहा इसके लेफ्ट में वाई. इसमें कोई दिक्कत है किसी को? लेफ्ट ऑफ एक्स वाई. क्लियर? सेकंड बोल रहा है वेयर इज एक्स सिटिंग. ये बोल रहा है एक्सट्रीम ईस्ट, एक्सट्रीम वेस्ट, इन द मिडिल. तो एक्सट्रीम ईस्ट की वेस्ट. बेटा एक ईस्ट की वेस्ट इधर बैठा हुआ है. ईस्ट में बैठा हुआ है कि वेस्ट में बैठा हुआ है? ईस्ट में बैठा हुआ है. तो एक्सट्रीम ईस्ट. एक्सट्रीम ईस्ट. मिडिल भी आ सकता है. कैसे मिडिल कैसा आएगा? एस. एस के लिए बोल रहा हूं मैं. एक्स एस नॉट एक्स. एक्स के लिए नहीं बोल रहा बेटा, एस के लिए बोल रहा हूं. क्लियर है? एस फॉर सुपरमैन. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. चलिए, तो ये दो प्रॉब्लम मतलब इस तरह से पूछी गई इसमें. क्लियर है? ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. Six students are sitting in a room. Six students are sitting in a row. A is sitting between B and C. B is sitting next to E. E is sitting next to O. Who is sitting extreme left? And D is sitting next to C. And D is sitting next to C. चलिए अब इसको बनाते हैं. भाई 6 स्टूडेंट हैं, एक रूम में बैठे हुए हैं, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं. एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है? E sitting next to O. एक्सट्रीम लेफ्ट. ये हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट हो गया भाई. कोई दिक्कत इसमें? E is sitting next to O. And D is sitting next to C. A is sitting B and C. B is sitting next to E. ठीक है. A is sitting B and C. And D is sitting next to C. D is sitting next to C. एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, कहीं भी दिक्कत होगी तो अभी समझ में आ जाएगा. A is sitting B and C. बिल्कुल सही है. A B और C के बीच में है. बिल्कुल सही है. B is sitting next to E. E के बगल में है. बिल्कुल सही है. E is sitting next to O. Who is extreme left? O आपका extreme left हो गया.
ये भी सही है। एंड डी इज सिटिंग नेक्स्ट टू सी, ये भी सही है। चारों को एक बार चेक कर लेना, एक बार बनाने के बाद सबको। ये हमने सबको चेक कर लिया एक बार। अब हमारा क्वेश्चन है हु टू आर एडजेसेंट टू बी, बी के आसपास कौन बैठा हुआ है, बी के आसपास कौन बैठा हुआ है, ई एंड ए, हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू बी, हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू बी। आंसर हो गया आपका ई एंड ए, आंसर हो गया हमारा ई एंड ए। क्या क्लियर है? क्लियर है? किसी को डाउट है? तो ये था बेटा हमारा लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से पूछा जाए, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से पूछा जाए। अब मैं पहले है ना एक सेंट्रल के बारे में बता रहा हूँ, सेंटर वाले का, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद वापस से हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ये दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं, एक तो होता है लीनियर, लीनियर में बता चुका हूँ। लीनियर में किसी को दिक्कत आई बेटा? लीनियर में किसी को दिक्कत आई? लीनियर, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। देखो इसमें 5 persons were playing cards. 5 persons were playing cards. Sitting in a circle facing at the center. Sitting on a circle facing at the center. Ram was immediate left of Rajesh. Immediate left of Rajesh. Vijay was to the right of Anil. To the right of Anil. And between Anil and Naresh. ये है भैया, अब मैं इसको बनाता हूँ। तो 5 person were playing cards sitting in a circle, ये रहा सर्कल, ये 5 जने हैं। राम was immediate left of राजेश, ये राजेश। अब मैंने बोला लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्या बोला था मैंने? लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्या बताया था? क्लॉकवाइज, वेरी गुड। तो क्लॉकवाइज मतलब राम यहाँ बैठा हुआ, ये तो राजेश है। राम वाज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ राजेश, ये राम, ये लेफ्ट में बैठा हुआ है। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? क्लॉकवाइज, यहाँ पर लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, बेटा पहले ही बता चुका हूँ। लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, डायरेक्शन सेंस में लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बस ये दोनों का अंतर याद रखना। विजय वाज टू द राइट ऑफ अनिल एंड अनिल इज बिटवीन, अनिल इज बिटवीन, अरे ये राइट ऑफ अनिल एंड बिटवीन, विजय वाज टू द राइट ऑफ अनिल एंड बिटवीन अनिल एंड नागेश। विजय वाज टू द राइट ऑफ अनिल एंड बिटवीन अनिल एंड नागेश। राइट ऑफ अनिल, अब राइट ऑफ अनिल का मतलब क्या है? अरे राइट ऑफ अनिल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट ऑफ अनिल,
विजय वाज सिटिंग विद राइट ऑफ अनिल, तो बेटा विजय यहाँ होगा, सॉरी अनिल और नागेश के बीच में। यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ सपोज, देखो समझना, विजय वाज टू द राइट ऑफ अनिल, क्या ये राइट ऑफ अनिल है कि नहीं है? क्या ये राइट ऑफ अनिल है कि नहीं है? अरे अनिल के एंटी क्लॉकवाइज में है, बिल्कुल है, और बिटवीन अनिल एंड नागेश, बिल्कुल सही बना। आया समझ में? आ गया समझ में? अनिल के देखो राइट में है विजय, और विजय जो है अनिल और नागेश के बीच में। अनिल और विजय जो है अनिल और नागेश के बीच में। अब हमसे ये पूछा गया है कौन नागेश के इमीडिएट राइट में है। इमीडिएट राइट में, नागेश के इमीडिएट राइट में कौन है, बताइए भाई। अरे यार क्या कर रहे हो, नागेश के इमीडिएट राइट में पूछ रहा हूं बेटा, राम है। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ नागेश। राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब राम, सो आंसर इज राम। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ नागेश, तो नागेश के इमीडिएट राइट में कौन है, राम है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? एक ही चीज याद रखनी है यहाँ पर, क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट, बस ये याद रखो। अच्छा नागे, मुझे लगा राजेश, ठीक है ठीक। चलिए और देखें, एक और करते हैं। बस यही है बेटा, ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये इतने छोटे छोटे टॉपिक है भाई, मेरे को इनमें पढ़ाने के लिए बस यही है, बताने के लिए। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है, जो मैंने आपको कल भेजी है वो आपकी एक्सरसाइज करनी है आपको, और बुक की एक्सरसाइज करनी है। तो मैं आज में करवाऊंगा, मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये, तो आज ये कंप्लीट होगा। कल आपके डाउट्स रहेंगे, और यदि कल डाउट्स नहीं लो, यदि एक दिन और चाहिए तो परसों डाउट्स ले लो, और कल से मैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन चालू कर देता हूँ। दोनों में से कुछ भी कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। सर टेस्ट का कोर्स, हाँ यार इस बार फिर वापस गड़बड़ हो गया। टेस्ट का कोर्स क्या है इस बार का? ये वो क्या है, मैंने बीच में 2 दिन की छुट्टी दे दी ना, उस चक्कर में गड़बड़ हो गया है। 2 दिन का ऑफ हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गया। क्या 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 है इस बार कोर्स? मेरे को लग रहा है कि वो था तुम्हारा इंडेक्स नंबर और आपका टीवीएम और इंडेक्स नंबर, लेकिन इंडेक्स नंबर के साथ वो भी तो था। नहीं नहीं नहीं, ये तो सब आएगा इसमें, तो छोड़ो। इसमें टाइम सीरीज नहीं था कि? टाइम सीरीज भी तो था, है? हाँ तो टाइम सीरीज हट जाएगा, बाकी सब आएगा। हाँ तो टाइम सीरीज के अलावा बाकी सब सब आएगा, बाकी सब आएगा, बाकी सब आएगा, टाइम सीरीज नहीं आएगा बस। इंडेक्स नंबर तो कंप्लीट हो जाएगा परसों तक, कोई दिक्कत नहीं। टाइम सीरीज नहीं आएगा, बाकी सब वही का वही आएगा। देखो मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ वापस से, टीवीएम, इंडेक्स नंबर, पूरा रीजनिंग, पूरी रीजनिंग, इसके अलावा और क्या था? टाइम सीरीज था तो वो हटा देता हूँ, बाकी सब ये आएगा। और इसके अलावा और कुछ हो तो बताओ, इसके अलावा भी कुछ और था तो बता दो। ये तो पूरा आएगा, रीजनिंग तो पूरी आएगी, यही है ना? ठीक है, बस ये 3 आएंगे आपके, ये 3 आएंगे इस बार के टेस्ट में। मैं पहले बता देता हूँ, 20 क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, 40 का ही तो है, तो 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, ये आएगा 12, 8, 20। 12 टीवीएम के, इंडेक्स नंबर के 8 और रीजनिंग के 20, तो टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। चलिए
एक और लेते हैं भाई, A B C D E F G H are sitting on a merry-go-round. Merry-go-round facing at the center. At the center. B sitting second to the left on H. Who is third? Who is third to the left of A? B is fourth to the right of C. Who is immediate neighbor of H? G is not a neighbor of B. Or C. F is not the neighbor of B. ये है अच्छी प्रॉब्लम है, दोबारा बोल देता हूं क्या बोल रहा है। D is second to the left on H. Who is third to the left of A? B is fourth to the right of C. Who is immediate neighbor of H? G is not a neighbor of B or C. F is not a neighbor of B. तो A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E नहीं आया, F आ गया, G आ गया, H आ गया। चलो मेरी बोल रहा हूँ फेसिंग एट द सेंटर, तो आप तो सेंटर की बात करते हैं। ये रहा सर्कुलर हो गया। B is second to the left on H. लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज। D is sitting on the left of H. D is second on the left on H. इसमें कोई दिक्कत? D second है left on H. D is second to the left on H. Who is third to the left of A? D is sitting on the left. Who is third to the left of A? Who is third to the left of A? Who is third? B is fourth to the right of C. Who is immediate neighbor of H? अभी देख लेते हैं बेटा। ये who is third to the left of A किसके लिए बोल रहा है भाई? H के राइट में आएगा A। हाँ तो H के राइट में A आएगा वही, ठीक है। D is sitting to the left of H. Second to the, who is third to the left of A? Who is third to the left of A? B is fourth to the right of C. चलो छोड़ो इसको। B is fourth to the right of C. Who is immediate neighbor of H? Fourth to the right of C. 1 2 3 4। 1 2 3 4। Right of C. Who is immediate neighbor of H? G is not a neighbor of B or Sir, C.
राइट तो रुक जा ना बेटा, रुक तो जा। ठीक है राइट का मतलब क्या हुआ? अच्छा, B is 4 to the right of C. Sorry. ठीक है? नहीं, राइट ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। B is 4 to the right of C. Who is the immediate neighbor of H? G is not the neighbor of B or C. G is not the neighbor of B और C. अब कितने लोग हैं ये तो देखो यार, 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। F is not the neighbor of, अब ये बोल रहा है कि G is not the neighbor of B और C. F is not the neighbor of B. तो F और E तो कहीं भी आ जाएंगे हैं। चलिए, F और E तो कहीं भी आ जाएंगे। F और E की कंडीशन नहीं गिवन है इन्होंने। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अब उसने बोला हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ऑप्शंस हैं ए, सी, ई और नहीं, ये नहीं है। रुको रुको, मैं पहले ऑप्शन वही तुमने जो बोला वही सही है। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ऑप्शन हैं ए, सी, एफ और है जी। तो हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो यहाँ पर बेटा एफ आएगा और यहाँ ई है। चल, तो आंसर क्या हो गया? एफ हो गया। ये चेंज करना पड़ेगा वही क्वेश्चन के हिसाब से। हु इज थर्ड, चारों ऑप्शन में सिर्फ एफ आ रहा है, तो एफ इधर आएगा और ई इधर आएगा। अब क्लियर है?
अब क्लियर है? ठीक है ना? चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेकंड पर्सन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर first person sitting immediate right of second person, right of second person, immediate right of second person, first person sitting immediate right of second person। right का मतलब, right का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे ये है BKH, तो सेकंड पर्सन आप देखना पहला ऑप्शन, ऑप्शंस बोल रहा हूं भाई, ऑप्शन समझना और आप बताना कौन सा आंसर आएगा। पहला ऑप्शन है आपका DG, पहला ऑप्शन DG। DG ये बोला फर्स्ट पर्सन सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सेकंड पर्सन, इमीडिएट D इज सिटिंग, तो ऐसा सोचा करो D इज इमीडिएट राइट ऑफ G। यस, यही आंसर है, D इज इमीडिएट राइट ऑफ G, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए हो गया भाई, पहला ऑप्शन हो गया, D इज इमीडिएट राइट ऑफ G। ठीक है, who is sitting between A and B, who is sitting between A and B, H। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए और देखो नेक्स्ट। six friends A, B, C, D, E and F are sitting in a closed circle, are sitting in a closed circle, facing at center। E is to the immediate left of D, is to the E is to the immediate left of D। C is exactly between A and B। F is between E and A, F is between E and A, F is between E and A। अब इसको बनाते हैं भाई, 6 जने हैं, ABCDEFG, CDEF 1 2 3 4 5 6। E is immediate left of D, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट ऑफ D, E is immediate left of D। क्लियर है? क्लियर है? और इसमें कोई दिक्कत? C is between A and B, F is between E and A, F is between E and A, and C is between A and B। ये लो, ये तो बिल्कुल इजीली क्लियर हो गया, C is between A and B, वैसे ही बन गया ये तो। क्लियर है ये बेटा? क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपसे क्या क्या पूछा गया है ये देख लो।
आपसे पूछा गया है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, आंसर लेफ्ट ऑफ बी कौन है भाई, डी है, वेरी गुड, पहला आंसर लेफ्ट ऑफ बी डी, लेफ्ट ऑफ बी इज डी, ये पहला आंसर। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए, वेरी गुड, इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए। थर्ड पूछा गया है छोड़ो यही पूछा गया, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, क्लियर। अब एक प्रॉब्लम आती है बेटा, एक चीज है, यदि मैं एक और चीज बता देता हूं कि एक रैंकिंग वाला भी हल्का सा समझ लो। रैंकिंग वाला क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एक क्लास के अंदर सब 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट्स, जैसे हमें इसकी स्टार्टिंग से रैंक 10th है, स्टार्टिंग से रैंक 10th है, तो पीछे से रैंक कौन सी होगी इसकी, पीछे से रैंक कौन सी होगी, स्टार्टिंग से रैंक 10th है तो 6th होगी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 6th होगी। टोटल माइनस स्टार्टिंग की रैंक +1, ये +1 मत भूलना। यदि स्टार्टिंग से रैंक 10th है तो लास्ट से रैंक इसकी 6th होगी। 15 - 10 + 1, 15 - 10 + 1, this will be the rank। क्लियर है। अब जैसे एक प्रॉब्लम ले रहा हूं समझना, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, in a row of students, A is 6th from the left and B is 10th from the right. If there are 8 students between A and B, total number of students in a row, और मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ समझना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, A is 6 from the left, A 6 है तो इधर 5 बचे हुए, B is 10 from the right, इधर 9 बचे, और इनके बीच में 8 10 देयर आर 8 स्टूडेंट। ऐसे करेंगे, यदि आपका A 6th है लेफ्ट से तो A से पहले 5 स्टूडेंट है, B 10th है राइट से तो B के पीछे 9 स्टूडेंट, और दोनों के बीच में 8 स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए काउंट करो, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए काउंट करो रो के अंदर। अरे पागल है क्या अनीसा, ए और बी को कौन गिनेगा, अरे 25 कैसा आ गया तरुण, अरे यार क्या करूं मैं तुम्हारा, 5 + 1 + 8 + 9 + 1, बोलो ना 24 ही तो होंगे बेटा, अरे 24 ही होंगे ना, ठीक है भाई, ए और बी को भी तो गिनो, तो इसलिए 24 हो। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया भाई, आपका रीजनिंग कंप्लीट हो गया, आज रीजनिंग कंप्लीट हो गया अब आपका।
अब आपका इसके डाउट क्लास आप परसों लेंगे 8 तारीख को सुबह 10 बजे, दोनों चैप्टर की, सिलोजिज्म की भी और सिटिंग अरेंजमेंट की। और कल से मैं इसमें चालू करूंगा डिफरेंसेस एंड इंटीग्रेशन। बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारे जने आए, ये मत सोचना कोई भी कि मुझे तो ये चैप्टर छोड़ना है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपके 4 क्लास बताऊंगा, बस 4 या 5 क्लास। 5 क्लास में आपको इतनी चीजें बता दूंगा कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ज्यादा लोड नहीं दूंगा इस पे, लेकिन आप 5 से 6 क्लास पढ़िए इसकी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत लंबा चला रहा हूँ। 5 या 6 क्लास के अंदर, और जितने मैथ्स वाले हैं बेटा सारी एक्सरसाइज कर लो, इंटीग्रेशन डिफरेंसेस इनकी लास्ट चैप्टर पूरा कर लो आप, आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। किस चैप्टर से? सिटिंग अरेंजमेंट से, वही 3-4 क्वेश्चन, 4 मान लो तो बेटा 3 से 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से। सबसे 4-4 ही आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 5 टॉपिक है तो लगभग 4-4 मान लो सबसे। किसी से एक कम या एक ज्यादा, बस यही हो सकता है। ठीक है, डिफरेंसेशन से मैंने बोला ना 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे डिफरेंस इन इंटीग्रेशन से। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ बेटा, 4-5 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही हो जाएंगे, आपकी चिंता कर रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ क्लास में आना जरूरी है। और जितने मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो सारा डिफरेंस इन इंटीग्रेशन कर लीजिए, लेकिन आप क्लास अटेंड करना है। ऐसा मत सोचना हम तो बहुत ज्यादा ज्ञाता है, कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए भाई 12 बजे मिलते हैं।